आनंदवन नाम के एक गांव में संदीप नाम का एक लड़का रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने एक प्यारे से पप्पी को अडॉप्ट कर लिया था और उसी के साथ वो दिन भर घूमता फिरता था। एक दिन ऐसे ही वो घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचता है। संदीप को बहुत प्यास लगती है, तो वो नदी में झुककर पानी पीने लगता है। अचानक संदीप का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिरता है और डूबने लगता है। ये देखकर उसका पप्पी संदीप को बचाने के लिए नदी में जंप मारता है। कोशिश करते करते संदीप जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन उसका पप्पी डूबकर मर जाता है। इस बात का संदीप को बहुत दुख होता है। उसका एक अकेला दोस्त भी उसे छोड़कर चला जाता है। वो उसे बहुत मिस करता है और स्विमिंग ना आने की वजह से अपने आप को कोसता रहता है। कुछ साल बीत जाते हैं। संदीप बड़ा होता है, लेकिन बचपन की पपी डूबने की बात वो कभी नहीं भूलता। इसलिए वो अपने गांव में हर बच्चे को स्विमिंग सिखाने की कोशिश करता रहता है, जिसके लिए वो स्विमिंग पूल बनाने में सरकार से मदद मांगता है। सरपंच जी, हर बच्चे और बड़ों ने स्विमिंग सीखना चाहिए। इससे अच्छी सेहत रहती है और गांव में डूबकर कोई मरेगा भी नहीं। बात तो ठीक कर रहे हो संदीप तुम, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गांव के हर बच्चे को मैं स्विमिंग सिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं गांव में स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन गांव में सरकारी तिजोरी में पैसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लाख कोशिश करने के बाद भी गांव के सरपंच संदीप की बात नहीं मानते। संदीप नाराज होकर वहां से चला जाता है। इधर सरपंच सोचता है कि स्विमिंग पूल से तो पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं क्यों सरकारी स्विमिंग पूल बनाऊं। ये सोचकर सरपंच गांव में कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनाता है और स्विमिंग के लिए उसमें फीस रखता है और स्विमिंग करने के लिए वो हर बच्चे से पैसे लेने लगता है। अमीर बच्चे तो स्विमिंग सीखते हैं, लेकिन गरीब बेचारे पैसे ना होने के कारण सीख नहीं पाते। एक दिन संदीप यह सब देखकर बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए। तभी वो एक साइकिल को एक केरोसिन टैंकर लगा हुआ देख आदमी को केरोसिन बेचते हुए देखता है। ये देखकर संदीप को एक आइडिया आता है। वो अपनी बाइक लेता है और गैराज जाकर उसे एक बड़ी सी 4 पहियों की ट्रॉली जोड़ता है और उस ट्रॉली पर स्विमिंग पूल बनाकर बाइक से उसे जोड़ देता है। कुछ ही देर में उसकी बाइक स्विमिंग पूल बनकर तैयार रहती है। संदीप बाइक स्विमिंग पूल को लेकर गांव में जाता है। उसकी बाइक स्विमिंग पूल देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में संदीप की बाइक स्विमिंग पूल के चर्चे दूसरे गांव में भी पहुंचते हैं। उस गांव के बच्चे भी संदीप को स्विमिंग सिखाने के लिए बुलाते हैं। संदीप भी बड़े ही खुशी से हर रोज दोपहर दूसरे गांव में जाता है और स्विमिंग सिखाने लगता है। इस बात की भनक गांव के सरपंच को पड़ती है। वो संदीप को बुलाता है। और संदीप, तुम्हारे तो बड़े चर्चे चल रहे हैं भाई गांव में, क्या बात है? बस आपकी दुआ है सरपंच जी। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने बाइक स्विमिंग पूल बनाकर मेरे पेट पर लात मारी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन सरपंच जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि स्विमिंग पूल बनाते हैं, आप ही नहीं माने। अरे भाई, पैसे कमाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम जल्दी से अपना ये स्विमिंग पूल बाइक वाला नाटक बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संदीप सरपंच की बात सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो रोज की तरह ही गांव गांव जाकर बच्चों को स्विमिंग सिखाना चालू रखता है। एक रात सरपंच अपने आदमी को स्विमिंग पूल बाइक तोड़ने के लिए संदीप के घर भेजता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी स्विमिंग पूल बाइक तोड़ने जाता है, सामने से पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। उस आदमी की गवाही पर पुलिस गांव के जालिम सरपंच को पकड़कर अंदर डाल देती है और इस तरह से संदीप बच्चों को गांव गांव जाकर स्विमिंग पूल बाइक में स्विमिंग सिखाने लगता है। वाराणसी नाम के एक गांव में राहुल, आशीष, महेश और गोपाल नाम के 4 दोस्त रहते थे। चारों बहुत ही घने दोस्त थे और सभी को कॉलेज में फेल होने की वजह से निकाल दिया था। कुछ काम धाम वो करते नहीं थे, जिस वजह से दिन भर टाइम पास करने के लिए वे चारों गांव के एक चौक में बैठे रहते थे। जो मिले उसकी खिंचाई करते थे। ऐसे ही एक दिन एक चेतन नाम का बच्चा अपनी मिनी बाइक से चौक में खेलते रहता है और ये चारों उसे देख लेते हैं। उस बच्चे की खिंचाई करने की वो ठान लेते हैं और उन चारों में से एक आशीष उसे बुलाता है। अरे छोटे, तेरी बाइक तो बड़ी मस्त है, जरा इधर आ,
और हमें भी दिखा। ना बाबा ना, मेरी माँ ने कहा है किसी भी अजनबी से बात नहीं करना। अच्छा, और क्या कहा तेरी माँ ने, जरा हमें भी तो बता। माँ ने कहा है कि आवारा और बिना काम धाम के लोगों के मुंह नहीं लगना। वो लोग धरती पर बोझ रहते हैं और किसी काम के नहीं रहते। अरे ओए बच्चे, इतना सा है और इतनी बातें कर रहा है। इधर आ, तुझे तो मैं। ऐसा बोलकर वो चारों चेतन के कभी बाल खींचते हैं तो कभी उसकी बाइक को ऊपर उठा लेते हैं। बेचारा चेतन रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। दूसरे दिन वो चारों रोज की तरह चौक पे बैठे रहते हैं और एक 500 रुपए के नोट को पतले धागे से बांधकर रोड पर रखते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से जाते रहता है। अचानक उसे रास्ते पर एक 500 रुपए की नोट पड़ी दिखती है। वो उस नोट को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन जैसे ही वो नोट को छूने वाला रहता है, महेश उस नोट को खींचता है। बूढ़े आदमी को लगता है कि नोट हवा से उड़ गई है। वो फिर से नोट को पकड़ने की कोशिश करता है और महेश फिर से वैसे ही नोट को खींचता है। वो बूढ़ा आदमी नोट को दूर जाते देख उस पर कूद जाता है, लेकिन वो जोर से एक नाली में गिर जाता है। ये देखकर चारों जोर जोर से हंसते हैं। तभी महेश कहता है, क्यों चाचा, 500 का नोट मिला क्या? कहो तो एक और बार कोशिश करो। नोट मेरे ही हाथ में है और धागा बांधकर है। अब की बार नहीं खींचूंगा। अरे नालायको, कहाँ जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करोगे? एक बूढ़े आदमी को तंग करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेचारा बूढ़ा आदमी जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन चारों दोस्त चौक में बैठे रहते हैं और फिर से वही छोटा लड़का अपनी मिनी बाइक से खेलते रहता है। आशीष कहता है, अरे चेतन बेटा, जरा इधर तो आ। आज क्या बताया तेरी माँ ने तुझे? हमें भी तो बता। जाकर अपने बाप को सिखा। नहीं बेटा, अपने पिताजी से ऐसी बात नहीं करते। अरे मैं अपने नहीं, तेरे बाप की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर चौक में खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी चौक से एक लड़का बाजार जाते रहता है। उसके बाल तेल से पूरे चिपके रहते हैं और आंखों पर चश्मा रहता है। उसे देखकर आशीष कहता है, अरे वो देख, लल्लू जा रहा है, लल्लू। चलो इसका मजा लेते हैं। काफी दिन हो गए इसके जैसे लल्लू का मजा लेकर। अरे ओए लल्लू राम, जरा इधर तो आ। कौन है रे तू और किधर जा रहा है? गांव में नया है क्या? इसके पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। जी आपने मुझे बुलाया? नहीं तो फिर क्या तेरे बाप को बुलाया? यहाँ पर आ। दूसरा कोई लल्लू दिख रहा है क्या यहाँ तुझे? माफ कीजिए, लेकिन मेरा नाम लल्लू राम नहीं है। अच्छा, लल्लू राम नहीं तो फिर क्या शाहरुख है? जी नहीं, मेरा नाम तो ऋतिक है और मैं ऋतिक के जैसे बाइक भी चला सकता हूँ। ऋतिक का नाम सुनकर चारों दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। गोपाल कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर उस बच्चे की बाइक चलाकर दिखा। राहुल उस बच्चे की बाइक जबरदस्ती ले लेता है और लल्लू राम को चलाने के लिए कहता है, लेकिन लल्लू राम उस बाइक पर ढंग से बैठ ही नहीं पाता। चारों उसे देखकर जोर जोर से हंसते हैं। तभी लल्लू राम कहता है, अरे आप मुझ पर ऐसे हंसोगे तो मैं नहीं चलाऊंगा बाइक, जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब नहीं हंसेंगे, चलो बाइक चलाओ। नहीं नहीं, पहले आप सभी अपनी आंखें बंद करो, तभी मैं बाइक चलाऊंगा। वो चारों जन अपनी आंखें बंद करते हैं और इधर वो लल्लू राम उस बच्चे की मिनी बाइक लेकर भाग जाता है। ये देखकर उस बच्चे की माँ पुलिस को बुलाती है। उसका बच्चा पुलिस को बताता है कि वो इन चारों का ही साथी है। ये सुनकर पुलिस उन चारों को पकड़कर अच्छे से पिटाई करती है। महाबलेश्वर नाम के गांव में बिट्टू नाम का एक जवान लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू के पिताजी एक ऑटो चलाते थे। वो बहुत गरीब थे, फिर भी बिट्टू को वो अच्छे कॉलेज में शिक्षा लेने भेजते थे। बिट्टू के कॉलेज में उसके काफी दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त का नाम रुपेश था। रुपेश और बिट्टू रोज साथ में कॉलेज आते जाते थे। लेकिन रुपेश के पिताजी रूपलाल गांव के एक बड़े व्यापारी थे।
और उनको रुपयों का बहुत घमंड था। गरीब लोगों से तो वो काफी नफरत करते थे। रुपेश का बिट्टू से दोस्ती रखना रूपलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे रुपेश, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, अपने बराबर वालों के साथ ही दोस्ती करो। उस फटीचर में ऐसा क्या है जो उसके साथ ही घूमते रहते हो? पिताजी, वो मेरा दोस्त है और दोस्ती में अमीर गरीब नहीं देखते। आप चाहे कितना भी कहिए, लेकिन मैं उसकी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें सुनकर रूपलाल अपने माथे पे हाथ रख देता था और अपने काम पर लग जाता था। लेकिन वो रोज इसी बात की कोशिश करता था कि आखिर रुपेश की दोस्ती बिट्टू से कैसे तोड़ूं। तभी एक दिन रुपेश घर में टीवी पर एक मूवी देखते रहता है जिसमें एक आलीशान स्विमिंग पूल दिखाते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर रुपेश अपने पिताजी से वैसा ही स्विमिंग पूल बनाने की मांग करता है और रूपलाल भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन रुपेश से वो कहते हैं, देखो रुपेश, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्विमिंग पूल मैं बना कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पिताजी? तुझे अपने फटीचर दोस्त बिट्टू से अपनी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, बिट्टू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बदतमीज, अपने बाप को सिखाता है। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुझे स्विमिंग पूल बना कर दूंगा, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है पिताजी, कल से मैं बिट्टू से नहीं मिलूंगा। दूसरे ही दिन रूपलाल अपने घर एक बड़ा और आलीशान स्विमिंग पूल बनवाते हैं। रुपेश उसमें खूब तैरता भी है। फिर दूसरे दिन वो जब कॉलेज जाता है, अपने सारे दोस्तों को वो घर के स्विमिंग पूल के बारे में बताता है। ये सुनकर बिट्टू के सभी दोस्त बहुत आकर्षित होते हैं। तभी बिट्टू रुपेश से पूछता है, अरे रुपेश, ये स्विमिंग पूल दिखने में कैसा होता है? क्या वो समुंदर के जैसा गहरा होता है या फिर नदी के जैसा लंबा होता है? अरे, लगता है तुम लोगों ने कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम सभी कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे घर में स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं। रुपेश सभी दोस्तों को अपने घर लेकर जाता है और सभी स्विमिंग पूल में तैरते हैं और बहुत मस्ती मजाक करते हैं। तभी रुपेश के पिताजी वहां आते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम भिखारी फटीचर लोग यहाँ कैसे आए और मेरे स्विमिंग पूल में तैरने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये क्या खैराती स्विमिंग पूल है जो मुंह उठाकर चले आए तैरने? चलो निकलो बाहर यहाँ से। आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। तुम लोगों की तो झांक कर देखने की भी औकात नहीं है। रुपेश, तुमने तो कहा था कि तुम इस फटीचर बिट्टू से दोस्ती तोड़ दोगे, कहाँ था कि नहीं? अरे पिताजी, जरा ठीक से याद कीजिए, मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कल से बिट्टू के साथ दोस्ती खत्म, कहा था ना? बोलो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, कल से दोस्ती खत्म, आज से नहीं। तो जाइए पिताजी, कल का इंतजार कीजिए। ऐसा बोलकर रुपेश और उसके सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं और बिट्टू के पिताजी के पास आते हैं। बिट्टू के पिताजी के पास एक खराब ऑटो रहता है। उस ऑटो को बिट्टू और उसके दोस्त सुधारते हैं और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली को अच्छे से वाटरप्रूफ कराकर उस ऑटो को जोड़ देते हैं और गांव के पास वाली नदी पर जाकर उसमें पानी भरते हैं। और फिर सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर नहाते हैं। उन्हें देखकर गांव के लोग भी दंग रह जाते हैं। गांव में घूमते घूमते अचानक रुपेश के पिताजी रूपलाल उनके ऑटो के सामने आते हैं। रुपेश उनसे कहता है, पिताजी, देखा आपने, मेरे इन गरीब दोस्तों को आपने घर के स्विमिंग पूल को झांक कर देखने के लिए भी मना किया था, लेकिन बिट्टू की करामत देखिए, उसने घूमता हुआ स्विमिंग पूल ही बना डाला और पूरे गांव वालों को दिखा भी रहा है। सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग मुझे माफ कर दो रुपेश, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बहुत भला बुरा कहा। लोग भी दंग रह जाते। इस तरह बिट्टू और उसके दोस्त रोज ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर तैरते और दूसरों को तैरने भी देते थे।